Hey everyone, this is Chandni Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है कि आप एक दो वीडियोस देखोगे या हाफ ऑफ द कोर्स देखोगे, उसके बाद रिमेनिंग कोर्स को पढ़ने के लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत है या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप अपने घर पर बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से। साथ ही साथ अगर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स, जैसे कि एक्स्ट्रा लर्निंग, एंटरटेनमेंट शॉर्ट्स, मोटिवेशनल शॉर्ट्स, या फिर एनटीएससी ओलंपियाड जैसे टॉपिक्स की प्रेपरेशन, या फिर करना चाहते हो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव, तो ये सारी ही चीज़ें आप कर सकते हैं एक्सेस मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। बट ये सब चीज़ें आप थोड़ी सर्च करके ढूंढते फिरोगे, राइट? आपका टाइम बहुत कीमती है, तो इसीलिए वेबसाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जहां जाकर आप सिर्फ क्लिक करके वीडियोस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अब वेबसाइट कैसे एक्सेस करना है, वीडियोस से आसानी से कैसे पहुंचना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी बट इस वीडियो के एंड में। बट राइट नाउ वी कैन बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, और वो क्या होने वाला है, थर्ड चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो हम सेकंड बुक स्टार्ट कर चुके हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट? पहले दो चैप्टर्स ऑलरेडी हम अच्छे से समझ चुके हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड द थीव्स स्टोरी। बड़ा बारी आती है थर्ड चैप्टर की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सी कहानी है, और वो है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट का मतलब आधी रात, और विजिटर का मतलब कोई भी जो आपके घर पे आया हुआ है, राइट? सॉर्ट ऑफ मेहमान। अभी इधर हम बात कर रहे हैं द मिड नाइट विजिटर की, यानी यहाँ पर आने वाला है कोई एक इंसान जो कि किसी के घर में घुस जाएगा ऐसे ही, और वहाँ पर उसका जो रोल है, उसके बाद क्या होगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। यानी मैं ना यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी हिंट नहीं दे सकती हूँ बिगनिंग में, क्योंकि अगर आपको वो हिंट मिल गई तो फिर आपका मजा चला जाएगा। तो फटाफट से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के या इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, ये जो कहानी है इसके ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर। कौन है ऑथर? रॉबर्ट आर्थर। Ossible, a secret agent is expecting to get a very important report. इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ऑसिबल। कौन है भैया? एक कैरेक्टर ऑसिबल, जो कि है एक सीक्रेट एजेंट। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज जो है, पेपर जो है, वो आने वाला है। किसके पास? ये जो ऑसिबल नाम की क्या है, सीक्रेट एजेंट। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। और एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, वो आके इनको धमकी देते हैं कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। यानी कि इस कहानी में ऑसिबल नाम की सीक्रेट एजेंट को एक रिपोर्ट मिलने वाली है जिसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और वहीं पर ये जो दूसरे सीक्रेट एजेंट है मैक्स, इनको भी वही रिपोर्ट चाहिए। तो वो आकर ऑसिबल को धमकाते हैं कि भैया वो रिपोर्ट मुझे दे दो। Does Ossible outwit him? अब क्या ऑसिबल इनको चकमा दे देंगे, क्या इन्हें बेवकूफ बना देंगे, या फिर इनको रिपोर्ट खोनी पड़ेगी? उसी पे पूरी कहानी है, ठीक है? तो मेन कैरेक्टर कौन है? ऑसिबल नाम के सीक्रेट एजेंट, और दूसरे कौन से कैरेक्टर हैं? मैक्स। एक और कैरेक्टर है, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है? चलो फटाफट से इसके बारे में देखते हैं। सो लेखक है रॉबर्ट आर्थर। एक गुप्त एजेंट ऑसिबल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। एक अन्य गुप्त एजेंट मैक्स रिपोर्ट की मांग करते हुए उसे पिस्तौल से धमकाते हैं। क्या ऑसिबल ने उसे पछाड़ दिया, यानी आउटविट कर दिया, यानी कि उसको हरा दिया? तो यही पूरी कहानी है। तो हम देखते हैं क्या होता है अगर ये बेवकूफ बना देते हैं, जीत जाते हैं तो कैसे जीतते हैं, दिमाग का उपयोग कैसे किया जाता है ना सही वक्त पे सही तरीके से, वो एक बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा इस कहानी से। क्लियर? ओके। Ossible not fit any description of a secret agent a Fowler had ever read. तो भैया ये जो ऑसिबल है वो किसी भी तरीके के सीक्रेट एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें फिट नहीं बैठते। यानी एक सीक्रेट एजेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी के दिमाग में आ जाती हैं अगर आप सीक्रेट एजेंट वर्ड रखते हो, बट ऑसिबल जो है वो डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठते हैं। फाउलर हैड एवर रेड। फाउलर कौन है? तीसरे कैरेक्टर।
फाउलर एक ऐसा इंसान है जो राइटर है, वो लिखता है कहानियां, उसने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, राइट। तो उसने सीक्रेट एजेंट के बारे में भी कई चीज़ें पढ़ी हैं कि सीक्रेट एजेंट ऐसे दिखते हैं, ऐसे काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लाइफ होती है उनकी, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखा ऑसिबल में। तो डेफिनेटली उनको लग रहा था कि यार ये कहाँ से सीक्रेट एजेंट है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर को इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी महसूस हो रहा था कि मतलब मैं क्या सोच के आया था कि मैं कितने सीक्रेट एजेंट की चीज़ें पता करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Following Ausable down the musty corridor of the gloomy French hotel, सब ध्यान से सुनो, फॉलोइंग यानी पीछे पीछे जाना ऑसिबल के, डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी क्या होता है? जिसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, लाइक एक दुर्गंधित, ठीक है, यानी कि बहुत दुर्गंध आ रही हो, बहुत बदबू आ रही हो कहीं से, उसे कहते हैं मस्टी। कॉरिडोर यानी गलियारा। अगर आप कभी किसी होटल में गए हो तो आपको पता होगा ऐसे गलियारा होता है, फिर इधर रूम्स होते हैं, इधर रूम्स होते हैं, तो ऐसा गलियारा था जहाँ पे बहुत स्मेल आ रही थी। दूसरी बात, वो बहुत ग्लूमी था, यानी बिल्कुल भी लाइट्स वगैरह प्रॉपर नहीं थी, बहुत अंधेरा था, और वो एक फ्रेंच होटल था। अ स्मॉल रूम ऑन 6th एंड टॉप फ्लोर, ऑसिबल का एक रूम ऑलरेडी बुक्ड था जो होटल के टॉप फ्लोर पे यानी कि 6th फ्लोर पे था। यानी इस होटल के कितने फ्लोर्स हैं? 6 फ्लोर्स हैं, और उस 6th फ्लोर पे यानी टॉप फ्लोर पर रूम था किसका? ऑसिबल का। स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक का मतलब होता है कुछ रोमांचकारी, यानी कि कुछ तो एक्साइटिंग एडवेंचर, तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। स्केर्सली मतलब मुश्किल से, ना के बराबर। तो ये जो पूरी सेटिंग थी ना, वो एक एडवेंचर को लेकर कि भैया सीक्रेट एजेंट है, ऐसा तो कुछ वाइब ही नहीं आ रहा था। तो बहुत अजीब लग रहा था वो पूरा इन्वायरमेंट, वातावरण। बट हाँ, वहीं पर ऑसिबल रुके हुए थे और वहीं पर ये फाउलर उनके साथ थे उस दिन। तो डेफिनेटली उनको बहुत उदासी फील हो रही थी कि यार मैंने क्या सोचा था कैसा होगा सीक्रेट एजेंट, पर वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले मस्टी, कॉरिडोर, ग्लूमी और रोमांटिक का मीनिंग देखते हैं। मस्टी इज हैविंग अ स्टेल, मोल्डी और डैम्प स्मेल। फाउल स्मेलिंग यानी कि कोई भी चीज़ जिसकी बहुत ही ऐसे अजीब सी बदबू, जैसे कुछ बासी रखा हो या बहुत अजीब सी स्मेल, यानी कुछ भी जो दुर्गंधित है उसे कहते हैं मस्टी। कॉरिडोर इज अ लॉन्ग पैसेज इन अ बिल्डिंग फ्रॉम विच डाउन लीड्स इनटू रूम्स, यानी कि पूरा गलियारा, कॉरिडोर, जहां पर आपके बहुत सारे फिर आसपास रूम्स होते हैं, उसे कहते हैं कॉरिडोर। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स डार्क और पुअरली लिट, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग। बहुत ही कम लाइट्स होना, जैसे कि वो बहुत डरावना लगे या बहुत ही ऐसा उदास टाइप का माहौल हो, तो समथिंग जहाँ पे लाइट्स नहीं है प्रॉपर। तो ये जो कॉरिडोर था ना, वहाँ पर ये जो पूरा होटल ही था, यहाँ पे लाइट्स की बहुत कमी थी, यानी बहुत ही पुअरली लिट था। फिर आ जाता है रोमांटिक, इमेजिनेटिव, हैविंग अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, यानी कुछ भी ऐसा जो आप ना सोचते हो बस कि ऐसा होगा, ऐसा एडवेंचरस होगा, सो दैट इज व्हाट इज रोमांटिक। यानी कुछ भी जो एक रोमांचकारी चीज है, जो कल्पित है, जिसको आप कल्पना कर रहे हो, वैसा टाइप का एडवेंचर। क्लियर? ओके, चलिए अब इसको हिंदी में देखते हैं। ऑसिबल एक गुप्त एजेंट के किसी भी विवरण में योग्य नहीं थे, जैसा फाउलर ने कभी पढ़ा था। तो फाउलर ने पहले ही पढ़ा हुआ था एक डिस्क्रिप्शन सीक्रेट एजेंट का, बट वैसा कुछ भी ऑसिबल में देखने को नहीं मिल रहा था। फाउलर निराश महसूस कर रहा था। दुर्गंधित अंधकारपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गलियारे में ऑसिबल के पीछे जाते हुए एक छोटा सा कमरा था, छठी और सबसे ऊपर की मंजिल पर, यानी छठी मंजिल वो सबसे बड़ी, सबसे ऊपरी मंजिल। एक रोमांच के लिए शायद ही कोई वातावरण था, यानी बिल्कुल भी रोमांचकारी नहीं था, बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं था। सो डेफिनेटली दुखी थे कौन? फाउलर, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, क्या लिखेंगे, तो इसलिए थोड़े दुखी थे एज अ राइटर। ऑसिबल वॉज वेरी फैट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पिक्चर देखा था ना, तो ऑसिबल क्या है? बहुत मोटू है। His accent, though spoke French and German passably, had never lost the American accent, had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो ऑसिबल जो है बहुत मोटू है, और ऑसिबल का जो तरीका है ना बात करने का, जो एक लहजा है, जो एक्सेंट है, लाइक अमेरिकन एक्सेंट होता है ना, वो ऐसे करके, तो वैसा एक्सेंट जो है उनका वो ऐसा है कि दो स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली। पैसिबली का मतलब काम चलाओ, ठीक है। तो भले ही वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज जो है वो काम चलाओ तरीके से बोल लेते थे, यानी जितने से काम चल जाए, बट उन्होंने कभी भी अपना अमेरिकन एक्सेंट जो है वो खो नहीं दिया था, यानी वो हमेशा मेंटेन रहा कि वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करते थे। ये कहाँ से आया उनका एक्सेंट? ये वो लेकर आए थे 20 साल पहले पेरिस, ठीक है, मतलब वो अभी पेरिस में रह रहे हैं, राइट, तभी बोला ना फ्रेंच होटल। बट ये एक्सेंट वो लाए कहाँ से? ये लेकर आए हैं वो बॉस्टन से, क्योंकि बॉस्टन में 20 साल पहले रहा करते थे, तो वो एक्सेंट उनका अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं, भले उनको फ्रेंच और जर्मन जो है वो काम चलाओ बोलना आती है।
सबसे पहले देखो एक्सेंट का मतलब टोन ऑफ वॉइस, जिस तरीके से आप बात करते हो यानी कि लहजा, और पैसिबली इज जस्ट वेल इनफ, टॉलरेबली वेल यानी कि बस काम चल जाए, सो काम चलाओ, क्लियर, ओके। ऑसिबल बहुत मोटा था और उसका लहजा, हालांकि वो फ्रांसीसी और जर्मन बोलता था, पर उसने अपनी अमेरिकी उच्चारण जो है वो कभी भी खोया नहीं था। अमेरिकी उच्चारण 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस लाया था, यानी कि बॉस्टन में रहते थे 20 साल पहले और वहीं पर उन्होंने अमेरिकन एक्सेंट सीखा था और अभी तक वो खोया नहीं है, क्लियर। Ossible said wheezily over his shoulder, "You are disappointed." Were told that Ossible was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसलिए हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो Ossible said wheezily over his shoulders. His कौन है? फाउलर, क्योंकि फाउलर ही जा रहे हैं ना अभी Ossible के साथ। तो Ossible जो है वो फाउलर की तरफ बोलते ऐसे हैं जैसे उनकी आवाज ना एक तरीके से सांस लेते हुए बोल रहे हैं वो, तो वैसी आवाज को वीजली कहते हैं, ठीक है। तो सांस लेते हुए वो बोलते हैं किसको? फाउलर को, कि तुम डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हो, तुम निराश हो गए हो। क्यों हो गए भैया निराश? वर टोल्ड दैट ऑसिबल वाज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि फाउलर को बोला था कि भैया जिसके साथ तुमको भेजा जा रहा है वो एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है, एक डिटेक्टिव है, साथ ही साथ वो काम करता है ऐसे जो कि बहुत खतरे वाले काम है। तो डेफिनेटली आप भी एक्साइटेड हो जाओगे, जैसे एज अ राइटर फाउलर भी बहुत एक्साइटेड था कि आज तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत खतरा और अलग ही होगा, डिटेक्टिव एजेंट होगा तो स्मार्ट, गुड लुकिंग, फिट, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी बहुत एक्साइटेड था कि चलो ये सब चीज़ें देखने को मिलने वाली। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। ना तो कुछ ऐसा था कि उनका बहुत ही लाइफ ऐसा हो कि क्या बोलते हैं उसको, सस्पिशियस टाइप का, कि हैरान है या फिर कुछ अजीब चल रहा है, या बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, फिट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मोटू से ऊपर से कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि खतरे का काम कर रहे हैं, ना ही जासूस जैसी कोई फील आ रही है। तो डेफिनेटली उनको भी समझ आ गया था ऑसिबल को कि फाउलर भी डिसअपॉइंटेड है, निराश है। Wished to meet Ossible because he's a writer, young and romantic. अभी ये क्यों मिल रहे हैं ऑसिबल से? क्योंकि ये राइटर हैं, ठीक है, नौजवान हैं, राइटर हैं और रोमांटिक एडवेंचर्स के बारे में लिखते हैं, जहां पर बहुत खतरा होता है, जहां पर आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। ऐसी कहानियां, रोमांचकारी कहानियां जो हैं वो लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो फाउलर ऐसे ही कुछ लिखने वाले थे, तो वो ऑसिबल से मिलते हैं। Had envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. अभी यहाँ पर ये होता है कि वो बोलता है कि डेफिनेटली फाउलर जो है, जब उनको बोला होगा कि सीक्रेट एजेंट के साथ मिलने वाले हो, तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स अपने दिमाग में सोच ली होंगी। इन्विजन मतलब कुछ कल्पना करना, तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा कि उनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखेंगी, उनको जो है बंदूकें दिखेंगी जिसमें क्रैक होगा, या फिर उनको दिखेगा कि हर जगह वाइन है जिसमें ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि आपने कभी ऐसे मूवीज़ देखी हो तो डिटेक्टिव्स का ऐसे ही कुछ दिखाते हैं, राइट, स्पेसिफिकली हॉलीवुड मूवीज़ में, राइट। सो वो भी चीज़ उनके दिमाग में चल रही थी कि यार ऐसा कुछ दिखेगा उनको, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही नॉर्मल थे वो। तो थोड़े वो निराश हो गए थे कि मतलब मैं लिखूंगा क्या इन पर, क्लियर, ओके। चलिए वीजली का मीनिंग देखते हैं। वीजली इज टू ब्रीथ विद अ हिजिंग साउंड एंड विद डिफिकल्टी, यानी कि बहुत ही ज्यादा आवाज लेते हुए, सांस लेते हुए बोलना, दैट इज व्हाट इज वीजली, जिसे घर घराहट कहते हैं हिंदी। एस्पियोनेज यानी स्पाइंग, जासूसी, तो जासूसी का काम करते हैं ऑसिबल, ऐसा उन्हें बताया गया था। इनविजन, इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, विजुअलाइज, कुछ ऐसा सोचना कि जो फ्यूचर में हो सकता है, यानी किसी भी चीज की कल्पना करना, इज व्हाट इज एस्पियोनेज, डन, ओके, इज इनविजन। ऑसिबल ने फाउलर के कंधे पर गड़गड़ाहट करते हुए कहा, तुम निराश हो। कहा गया था कि ऑसिबल एक गुप्त एजेंट था, एक जासूस, और जासूसी और खतरे के काम करता था, बट ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऑसिबल से मिलना चाहता था क्योंकि वह एक लेखक, युवा और रोमांचकारी है। रात में रहस्यमयी आकृति, पिस्टल की दरार, शराब में ड्रग्स की कल्पना की थी कि ये सब चीजें दिखेंगी ऑसिबल के साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर क्या है ऐसा जो हम बोल रहे हैं, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे बढ़ते हैं। Have spent a dull evening in a French music hall with sloppy fat man. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. अभी यहाँ क्या होता है कि पूरा जो ये टाइम स्पेंड किया है फाउलर ने ऑसिबल के साथ, अभी तक पता क्या हुआ है सिर्फ कि उन्होंने एक बहुत ही डल सी, लाइक बहुत ही बोरिंग सी इवनिंग बिताई है ऑसिबल के साथ, जहाँ पे बस वो फ्रेंच म्यूजिक सुनते सुनते एक बिल्कुल अंधेरे वाले होटल में बस बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है।
स्लोपी फैट मैन, यानी कि एक डिटेक्टिव नहीं है कि बिल्कुल फिट स्मार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि एक मोटू से इंसान के साथ बस वो बैठे हुए हैं और बिल्कुल बहुत ही बोरिंग सी शाम है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड, जैसे अगर आपने कभी डिटेक्टिव मूवी देखी, अगेन हमको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ऐसे दिखाते हैं ना, सब पुरानी मूवीज में भी होता है, जो बॉलीवुड मूवीज होती हैं, कि बिल्कुल ब्यूटीफुल सी लेडीज आती हैं, लड़कियां आती हैं, फिर वो धीरे से मैसेज देके चली जाती है पेपर में, और फिर डिटेक्टिव पढ़ता है, फिर उठता है स्मार्टली, सिगार विगार रखता है और फिर जाता है, ऐसा पूरा सीन होता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ फाउलर सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा कि उनको मैसेज वगैरह मिलेंगे, कोई डार्क आइडिया नहीं, बिल्कुल काली आंखों वाली लड़कियां आएंगी और वो मैसेज देंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है, उनको बस एक टेलीफोन कॉल आता है, नॉर्मल ओरिजिनल सा सिंपल सा आसान सा कॉल आता है और अपॉइंटमेंट हो जाती है कि हाँ ठीक है, रूम में अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। तो ये देख के ना फाउलर बोर हो गए कि क्या है, मतलब बैठे हैं, हाँ ठीक है अपॉइंटमेंट फिक्स, तो ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। सो डेफिनेटली वो शॉक्ड थे। सबसे पहले देखते हैं स्लोपी और प्रोसेक का मीनिंग। स्लोपी मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड। स्लोपी का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहना हुआ, दैट इज अव्यवस्थित ढंग से कपड़े पहने हुआ, इसे पहने हुए हैं उनको, दैट इज व्हाट इज स्लोपी। नेक्स्ट है प्रोसेक। प्रोसेक मतलब ऑर्डिनरी यानी सामान्य, तो बहुत ही सामान्य तरीके से उनको एक फोन कॉल आता है, अपॉइंटमेंट फिक्स होती है कि रूम में अपॉइंटमेंट है। चलो अभी भी उम्मीद है, क्या पता कुछ बहुत ही एडवेंचरस हो जाए लाइफ में, जो रूम में अभी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, बट ठीक है देखते हैं, लेट्स जस्ट हैव होप्स, क्या पता आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग हो फाउलर के लिए। सो एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में एक उदासीन शाम बिताई। अव्यवस्थित ढंग से पहने हुए मोटा आदमी काली आंखों वाली सुंदरियों द्वारा संदेशों को उसके हाथ में देने के बजाय, बल्कि क्या होता है, अपने कमरे में समादेश, समादेश क्या होता है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट इज व्हाट इज समादेश, यानी किसी भी चीज के लिए जब आपको समय मिल जाता है उस उपदेश को पूरा करने के लिए, समझ रहे हो, समय उपदेश, दैट इज व्हाट इज अपॉइंटमेंट, डन, के लिए एक सामान्य फोन कॉल प्राप्त करता है। सो ये सब चीजों से तुम उब चुके हो, ऐसा ऑसिबल फाउलर को बोलते हैं, यानी ऑसिबल भी समझ गए कि फाउलर ने बहुत कुछ इमेजिन किया होगा बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो डेफिनेटली बोर हो गया, ठीक है। Fat man chuckled to himself, unlocked the door of his room, stood aside to let Fowler enter. अब होता क्या है कि ये जो मोटे से आदमी है यानी ऑसिबल है, तो वो अपने आप में हंस रहे हैं अभी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अरे तुमने तो ये सोचा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हा हा हा, तो ऐसे करके वो हंस रहे हैं। तो वो आपस में हंसते हुए क्या करते हैं, जो डोर है उसको अनलॉक करते हैं, मतलब जो 6th फ्लोर टॉप फ्लोर पे उनका रूम बुक्ड है, वो रूम जो है वो अनलॉक करते हैं, उसे खोलते हैं और फिर साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि फाउलर जो है वो रूम में एंटर करे। यू आर डिसइल्यूशन्ड, ऑसिबल टोल्ड, टेक चेयर माई यंग फ्रेंड। देखो इल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का भ्रम हो जाना, डिसइल्यूजन मतलब वो भ्रम का टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ ऑसिबल बोलते हैं फाउलर को कि तुम्हारा तो भ्रम टूट गया कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एक पिक्चर दिमाग में सोच के आए थे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, सो दैट इज व्हाट इज डिसइल्यूजन। ऑसिबल टोल्ड टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, फिर उन्होंने बोला कि चिल करो, खुश रहो, और इस तरीके से वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ एडवेंचरस होने वाला है। सो वो बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा सोचने की कि मेरे को तो वैसा कुछ दिखा ही नहीं जो मैंने सोचा था, बढ़िया रहो, खुश रहो। यू विल सी अ पेपर, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ी देर में एक पेपर दिखने वाला है जो बहुत ज़रूरी पेपर है, जिस पेपर के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स की गई थी इस रूम में, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, राइट। सो ऑसिबल को एक इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाला था जो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और वही चीज़ वो उसको बताते हैं फाउलर को, अभी तुम थोड़ी देर में वही पेपर देखने वाले हो, ठीक है। चलो चकल्ड का मीनिंग देखते हैं। चकल्ड मीन्स लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ, बिना मुंह खोले हंसना, ठीक है, उसे कहते हैं चकल, विच इज मुंह दबाकर हंसना। डिसइल्यूजन, डिसअपॉइंटेड इन समवन और समथिंग दैट वन डिस्कवर्स टू बी लेस गुड देन वन बिलीव्ड। आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा बट वैसा कुछ नहीं हो, तो आपका जो एक भ्रम था वो टूट जाएगा, दैट इज व्हाट इज डिसइल्यूजन, भ्रम मुक्त। क्लियर, ओके। मोटा आदमी अपने आप से हंसा, अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया और फाउलर को अंदर जाने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया, मतलब वो एक साइड खड़े हो जाते कि फाउलर ताकि एंटर हो जाए। अपना मोह भंग हो गया है, ऑसिबल ने कहा, लेकिन खुश रहो मेरे युवा मित्र। तो वो उनको बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा जो भ्रम है वो टूट चुका है, कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था, बट ठीक है फिर भी खुश रहो, क्योंकि तुमको एक कागज दिखाई देगा, काफी महत्वपूर्ण कागज, यानी तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर देखने को मिलने वाला है अभी थोड़ी देर में, जो कि तुम देख के डेफिनेटली शायद फिर वो खुश हो जाए कि चलो कुछ तो है जिस बारे में मैं लिख पाऊंगा, ठीक है।
फॉर द पेपर सेवरल मेन एंड वुमेन रिस्क्ड देयर लाइव्स। और ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर के लिए कई पुरुषों ने, कई महिलाओं ने अपनी जो जान है वो भी जोखिम में डाल दी, यानी दे हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, ठीक है। Someday soon that paper may well affect the course of history। इतना इंपॉर्टेंट पेपर कि जो अभी जो कुछ भी हुआ है इतिहास में वो सब चीज़ें बदल के रख देगा ये पेपर। यानी इतना कुछ इंपॉर्टेंट उसमें इंफॉर्मेशन है, या फिर वो पेपर अगर किसी के हाथ में लग गया, गलत हाथों में लग गया तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो टोटल बॉलीवुड मूवी प्लॉट चल रहा है जहाँ पर एक पेपर है जिसके लिए लोगों ने अपनी जान भी खतरे में डाल दी है, और वो पेपर ऑसिबल को मिलने वाला है क्योंकि उससे कुछ बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। कागज के लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। किसी दिन जल्द ही यह पेपर इतिहास के कार्य प्रणाली को अच्छी तरह प्रभावित कर सकता है। तो अब वो क्या पेपर है थोड़ा बहुत आपको बताएंगे इसमें, जो ये पूरा चैप्टर है कि वो पेपर किस बारे में, बट इतना भी डिटेल आपको नहीं पता चलेगा कि उससे क्या चेंजेस होने वाली है, एवरीथिंग, ठीक है। सो थोड़ा बहुत डिस्कशन जो होने वाला है वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, स्विच्ड ऑन द लाइट। अब फटाफट ऑसिबल ऐसे बोलते बोलते जो दरवाजा है वो रूम का बंद कर देते हैं अपने पीछे की तरफ, और फिर लाइट्स को ऑन करते हैं। द लाइट केम ऑन। अब जो लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं रूम की। फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाइनली फाउलर के लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोमांचकारी होता है। उसके पूरे दिन जो उसने बिताया ऑसिबल के साथ जो बहुत बोरिंग था, अब जाके कुछ थ्रिलिंग सा होने वाला है। अब जाके कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वो लिख पाएगा। Halfway across the room, a man with a small automatic pistol in his hand was standing। क्योंकि उनका जो ये रूम है, पूरे रूम का जितना भी एरिया है उसका आधा डिस्टेंस पे, ठीक है, ये रूम की पूरी दूरी है, उसकी आधी दूरी पे, दैट इज हाफ वे, एक इंसान खड़ा हुआ था जिसके हाथ में थी एक ऑटोमेटिक पिस्टल, ठीक है। तो उसके हाथ में बंदूक है, आधी दूरी पे वो खड़ा है, और जैसे ही वो लाइट्स ऑन करते हैं तो वो उसको देखते हैं। अब ऐसा कुछ होगा कि आप बस जा रहे हो बढ़िया, और आपके सामने जैसे आपने लाइट ऑन की वो इंसान एक बंदूक लेके कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, तो ये डेफिनेटली बहुत थ्रिलिंग होगा, राइट। तो वही चीज़ इनको देखने को मिलती है कि वो क्या देखते हैं कि एक इंसान जो जैसे ये लाइट ऑन करते हैं, ऑसिबल है, ये फाउलर है, उनके सामने एक और पर्टिकुलर पर्सन खड़ा है जो बंदूक लेके उनके सामने है। तो ये बहुत थ्रिलिंग होता है किसके लिए, फाउलर के लिए, क्योंकि ये पहली चीज़ है जो पूरे दिन में हुई इतनी थ्रिल वाली जिसके बारे में वो लिख सकता है। डन, ओके। Authentic is of undisputed origin and not a copy, genuine। समथिंग जो झूठ नहीं है, समथिंग जो किसी की कॉपी नहीं है, जो कि ओरिजिनल है, दैट इज प्रमाणिक है, वो ऑथेंटिक है। हाफ में क्या है, एट और टू अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट बिटवीन टू अदर्स, दो लोगों के बीच में इक्वल डिस्टेंस की जो दूरी है दैट इज हाफ वे। सो आधे रास्ते पर, बिल्कुल आधे रास्ते की दूरी कह सकते हो, दैट इज व्हाट इज हाफ वे। ऑसिबल ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और लाइट चालू कर दी। जैसे ही लाइट आई, फाउलर के सामने दिन का अपना पहला प्रामाणिक रोमांच था, और वो क्या था, आधे कमरे की दूरी पर हाथ में एक छोटी स्वचालित यानी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए एक आदमी सा खड़ा था। तो एक पिस्तौल थी भैया उस आदमी के हाथ में जो ऑटोमेटिक होती है, और वो ऐसे लेके इनके सामने खड़ा हुआ है। तो ये बहुत एडवेंचरस था, थ्रिलिंग था, किसके लिए, फाउलर के लिए। Ausible blinked a few times. Wheezed, Max, you gave me quite a start. Thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अब होता क्या है कि ऑसिबल जो है वो थोड़ी देर तक अपनी आंखें झपकाता है, ठीक है, मतलब मैं किसको देख रहा हूँ ऐसे आंखें झपकाता है, क्या, मैक्स। मैक्स कौन है, द थर्ड कैरेक्टर, ठीक है, जो कि एक और स्पाई एजेंट है। तो वो जैसे ही देखते हैं मैक्स को, तो ही इज लाइक ऐसे आंख पूरी अपनी पलकी यूं झपकाते हैं कि अच्छा ये पक्का मैक्स ही है मेरे सामने, क्योंकि यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे शॉक कर दिया। क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब किसी को शॉक्ड कर देना, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा मतलब देख लिया जिसकी वजह से वो शॉक्ड थे कि मैक्स उनको देख रहा है। क्यों, थॉट यू वर इन बर्लिन, क्योंकि उनको लगा कि मैक्स जो है वो तो बर्लिन में है, ठीक है। इनको क्या लग रहा था कि मैक्स जो है वो तो बर्लिन में रहता है, तो वो यहाँ पर कैसे आ गया, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, भैया ये मेरा रूम है और तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। तो वो शॉक्ड था, कौन, ऑसिबल। चलो ब्लिंक्ड और वीस्ड का मीनिंग देखो। ब्लिंक्ड इज क्लोज्ड एंड ओपन द आईज, यानी अपनी पलके झपकाना, आंख झपकाना। वीज्ड है स्पोक ब्रीथिंग लॉइजली एंड हेविली, बहुत तेज तेज सांस ले लेकर बात करना, दैट इज व्हाट इज वीज, जोर जोर से सांस लेते हुए बोलना, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो ऑसिबल ने कई बार पलकें झपकाई और कहा, मैक्स तुमने मुझे काफी चौंका दिया, लगा था कि तुम तो बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो शॉक थे कि भैया तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब आगे की कहानी बड़ी ही एडवेंचरस है, क्योंकि यहाँ से फाउलर को बहुत कुछ लिखने को मिलने वाला है, और आपको भी मजा आ जाएगा कि वाह, स्टोरी में ऐसा भी कुछ होने वाला था, हमने सोचा नहीं था। क्लियर, ओके।
Max, slender, little less than tall. Features suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अभी होता क्या है देखो, ये राइटर हैं फाउलर, ठीक है, तो वो किस तरीके से देख पा रहे हैं उनको सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब वो वैसे ही लिखते हैं, और हमें भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे दिखते हैं मैक्स, राइट। सो हमारे लिए ऑसिबल का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो मोटू से हैं और बिल्कुल भी नहीं लगते डिटेक्टिव जैसे, और उनकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है एडवेंचरस टाइप की जैसे कि एक स्पाई या डिटेक्टिव एजेंट की होती है। बट वहीं पर ये जो मैक्स हैं उनकी थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ मैच करती हैं विद लाइक काइंड ऑफ अ चालाक आदमी। सो ये जो मैक्स हैं वो स्लेंडर हैं यानी पतले से हैं, लिटिल लेस देन टॉल यानी बहुत ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है उनकी, बट हाँ अच्छी हाइट है। सो बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं है एंड शॉर्ट भी नहीं है, अच्छी सी हाइट है उनकी। फीचर्स सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, जो लोग बड़े चालाक होते हैं ना, कि मतलब उनकी शक्ल पे ही दिखता है कि ये इंसान जो है बिल्कुल बहुत टेढ़ा है सॉर्ट ऑफ, तो वो होते हैं क्राफ्टी, ठीक है। सो जो मैक्स हैं उनकी शक्ल पे ही दिख रहा था कि ये बहुत बहुत चंट बहुत चालाक व्यक्ति हैं। सजेस्टेड लाइक काइंड ऑफ अ काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। फॉक्स क्या होती है, लोमड़ी। आपने कभी भी बचपन में लोमड़ी की कहानी सुनी होगी तो वो उसकी चालाकी से ही रिलेटेड होती है ना, कि लोमड़ी चालाक होती है, वैसे ही उसकी शक्ल पे दिख रहा था मैक्स के कि ये भी बहुत ज़्यादा चालाक है। असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनासिंग, यानी कि उसके हाथ में जो गन थी, जो पिस्तौल थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था जिससे आप डर जाओ मैक्स से। यानी मैक्स भी ऐसे नहीं थे कि मतलब आप देख के बोलोगे अरे बाप रे इससे तो डर लग रहा है, नहीं, बहुत ही नॉर्मल से आम से आदमी दिख रहे थे वो, बट उनके हाथ में जो बंदूक थी ना, बस वो चीज़ थी जिससे कोई भी डर जाएगा बस। यानी कि स्पाई जैसी जो डरावनी या वैसी जो क्वालिटीज़ होती हैं वैसी कुछ भी नहीं दिख रही थी मैक्स में भी। क्लियर, ओके। चलिए सबसे पहले स्लेंडर और काउंटेनेंस का मीनिंग देखते हैं। स्लेंडर इज लीन एंड थिन यानी दुबला पतला। काउंटेनेंस इज द पर्सन्स फेस और फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जिसे कहेंगे मुखाकृति, यानी कैसे चेहरा कैसे है, शक्ल कैसी दिख रही है, दैट इज व्हाट इज, कि वो फॉक्स जैसी दिख रही थी, यानी लोमड़ी जैसी शक्ल थी उनकी, यानी कि बिल्कुल वैसे नहीं जैसे समझ रहे हो, वैसे फीचर्स दिख रहे थे कि भाई वो चंट चालाक टाइप का जो है वैसे दिख रहे थे मैक्स। क्लियर, ओके। मैक्स पतला था, लंबे से थोड़ा कम, विशेषताओं के साथ जो एक लोमड़ी के जैसा चालाक नुकीले चेहरे का सुझाव दे रहा था। उसके बारे में था कि बंदूक से अलग विशेष रूप से खतरनाक कुछ भी नहीं था, यानी कि बंदूक के अलावा और कुछ भी खतरनाक नहीं था मैक्स के बारे में। आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे उनसे, अगर वो अपनी बंदूक हटा दें तो आपको उनसे डर नहीं लगेगा, बट हाँ वो बंदूक निकालेंगे तो ऑब्वियसली उससे आप डर जाओगे, ठीक है। द रिपोर्ट मैक्स मर्मर्ड। अब मैक्स क्यों आए हुए हैं ऑसिबल के पास, ऑब्वियसली उस रिपोर्ट को लेने, उन दस्तावेज या उन कागजों को लेने जो कि ऑसिबल को थोड़ी देर में मिलने वाले थे। वो कागज जो कि उन्होंने बताया भी था किसको, फाउलर को, कि कुछ तो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं जिससे हिस्ट्री का पूरा जो भी कार्य प्रणाली है या जो भी कोर्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा। सो ये जो मैक्स है वो भी धीरे से खुसफुसा के बोलते हैं कि रिपोर्ट, यानी कि वो रिपोर्ट का है, मुझे वो पेपर चाहिए। रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी उस पेपर में मिसाइल के बारे में कुछ दिया था। ऑब्वियसली मिसाइल्स आप समझ सकते हो क्यों बोला कि हिस्ट्री का पूरा कोर्स बदल के रख देंगे, बिकॉज मिसाइल्स कैन डिस्ट्रॉय और कैन मेक समथिंग, राइट। सो वही चीज़ है कि यहाँ पर वो रिपोर्ट जिसमें कुछ मिसाइल्स के बारे में दिया हुआ था वो मिलने वाली थी किसको, ऑसिबल को, और इसकी जानकारी किसको पता चल गई भाई, मैक्स को। तो मैक्स बोलते हैं वही रिपोर्ट जो तुम लेकर आए हो आज रात को जिसमें मिसाइल्स के बारे में दिया हुआ है वो रिपोर्ट मुझे दे दो। वो टेक इट फ्रॉम यू विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। तो यहाँ पे मैक्स बड़े स्टाइल मारते हुए बोलते हैं कि वो कागज मुझे दे दो क्योंकि वो मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो वैसा टाइप का बॉलीवुड प्लॉट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स आगे बोलते हैं कि मुझे वो पेपर दो जिसमें मिसाइल्स के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पेपर मेरे हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे एज कम्पेयर टू जैसे वो तुम्हारे हाथ में रहने वाले हैं। क्लियर, चलो मिसाइल्स का मीनिंग देखते हैं। मिसाइल्स मीन्स वेपन्स डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिकली, यानी कि प्रेक्षाप शास्त्र, ठीक है, दिस इज शास्त्र, if you can remember, if you can read, sorry, so this is what is missile, ठीक है, प्रेक्षिप शास्त्र। तो ये जो भी अस्त्र शास्त्र होते हैं मिसाइल, तो वैसे आपको ओरिजिनली इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। सो वो उसके बारे में उन पेपर में लिखा हुआ था जो कि वो चाह रहे थे मैक्स कि उनको मिल जाए। मे बी उसी पे बेस्ड कुछ होने वाला है, या तो वो बहुत कनिंग है तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे, मे बी ऑसिबल को इसलिए दे रहे हो पेपर्स क्योंकि वो ढंग से रखेंगे, वो जो भी चीज़ें वो हमको नहीं बताई गई हैं, बट येस वही पेपर्स मांगने के लिए वो आए थे। सो रिपोर्ट जो है वो चाहिए थी उनको, तो मैक्स बड़बड़ाते हैं रिपोर्ट, कुछ नई मिसाइलों के बारे में जो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है।
सोचा कि तुमसे ले लूं, तुम्हारे से ज्यादा मेरे हाथों में वो रिपोर्ट्स या वो कागज ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके से वो बोलते कि भैया वो पेपर मुझे ही दे दो क्योंकि मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे एज कंपेयर टू इन योर हैंड्स। क्लियर? ओके। Oswald moved to an armchair and sat down heavily. Going to raise the devil with the management, said grimly. अभी ये जो ऑसिबल हैं वो जाते हैं बिल्कुल स्टाइल में, ऐसे आपने देखा होगा कि कभी जैसे कोई विलन आता है, बोलता है कि अरे मेरे को पता चल गया है, ऐसे सब पेपर दे दो, तो हीरो फिर वो 4-5 बार से चल के जाते हैं, जूतों की आवाज़ें आती हैं, फिर आराम से बैठे आते हैं कुर्सी पे, फिर स्टाइल में अपना जवाब देते हैं, राइट। तो वैसे ही ऑसिबल जो है इसे कहते हैं आर्म चेयर, जिसपे आप हाथ रख सकते हो ना, आम मतलब आम, ठीक है, आम मतलब हाथ, और ये जो चेयर होती है ना इस पे बने होते हैं आर्म्स, आप यहाँ पे हाथ रख के आराम से बैठ सकते हो। तो ऑसिबल जो है वो इस आर्म चेयर पे बैठ जाते हैं और बहुत ही जोर से बैठते हैं, वैसे ही मोटू से हैं, ठीक है, तो वो जाके बैठते हैं और गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट सेड ग्रिमली, और वो बहुत ही सीरियसली बोलते हैं कि आज मैं जो ये मैनेजमेंट है, ठीक है, जो भी मतलब पूरा मैनेज करते हैं होटल का काम, मैं उनको जाकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा करूँगा, लड़ाई करूँगा मैनेजमेंट के साथ। क्यों लड़ाई करने वाले उसकी बात करेंगे, पहले ये सब मीनिंग्स देख लो। रेज द डेविल का मतलब क्या होता है, मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस, यानी बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, दैट इज व्हाट इज रेज द डेविल। और ग्रिमली मीन्स इन अ वेरी सीरियस, ग्लूमिंग और डिप्रेसिंग मैनर, यानी या तो बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ही ज्यादा डिप्रेस तरीके से बोलना। यहाँ पर डिप्रेसिंग वाला मीनिंग नहीं है, यहाँ पे सीरियस वाला मीनिंग है, ठीक है, यानी बहुत ही गंभीर रूप से उन्होंने बोला कि आज तो मैं मैनेजमेंट से लड़ाई करने वाला हूं। क्या था रीजन, पढ़ेंगे, पहले इसको हिंदी में देखते हैं। ऑसिबल एक कुर्सी की ओर बढ़ा और जोर से बैठ गया, प्रबंधन के साथ लड़ने वाला था, गंभीर रूप से कहा कि भैया आज तो मैं मैनेजमेंट को नहीं छोड़ने वाला हूं। क्यों नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम इन अ मंथ somebody has got into my room through that nuisance of her balcony। क्योंकि वो बोलते हैं कि भैया इस महीने में ना दूसरी बार हो रहा है ऐसा कि वो जो ये अजीब सी दुष्ट बालकनी है उससे कोई मेरे रूम में एंटर कर गया है, यानी कि उस बालकनी से पहले भी उनके रूम में कोई आ चुका है और इस बार वो कहना चाह रहे थे कि मैक्स उस बालकनी से एंटर हुआ है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अभी फाउलर है जो राइटर हैं, अभी इनकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो देखने लगते हैं कि बालकनी किधर है। उनको क्या दिखता है कि एक बस खिड़की बनी हुई है, एक विंडो बनी हुई है रूम में, उसके अलावा बालकनी है किधर। तो वो देखने लगते हैं कि भैया ये कौन सी बालकनी की बात कर रहे हैं। वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर खिड़की बनी हुई थी, दैट वॉज द ओनली थिंग इन द रूम। तो ये भी सोच रहे थे कि यार ये तो अजीब सी बस एक सिंपल सी खिड़की है, अभी उधर से बालकनी जैसे तो कुछ लग नहीं रहा है कि बना हुआ होगा। अभी मैक्स भी शॉक्ड हो जाते हैं, बालकनी है मतलब मैं बालकनी से आऊँ, ऐसा बोलना चाह रहे हो, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, एक तरीका जिससे आप उस शब्द को बोलते हो। जैसे बहुत तरीके होते हैं, आप कभी कुछ प्रश्न पूछ रहे हो तो आप उस तरीके से उस टोन में पूछोगे, आप सीधे सीधे कुछ सुना दे रहे हो तो आप पूर्ण विराम वाली जो फुल स्टॉप वाली टोन है वैसा कुछ बोलोगे। तो यहाँ पे भी इन्फ्लेक्शन मतलब कि वो उस तरीके से पूछते हैं बालकनी मतलब मैं उससे थोड़ी आया हूँ, तो वो जो टोन है दैट इज व्हाट इज इन्फ्लेक्शन। सो नुइसेंस इज द पर्सन और थिंग कॉजिंग इनकन्वीनियंस और अनॉयंस और ट्रबलसम। कोई भी इंसान या कोई भी चीज जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, उसे नुइसेंस कहते हैं, यानी कि कष्टकारी। और इन्फ्लेक्शन इज अ चेंज in the form of a word, typically the ending to express a grammatical function or attribute such as tense, mood, person, number, case, gender। क्या समझे, ध्यान से पढ़ो। Change in the form of a word, किसी भी शब्द को जैसे बोला जाता है वो थोड़ा बदलाव करके बोलना। टू एक्सप्रेस अ ग्रामेटिकल फंक्शन, या तो आप कुछ व्याकरण रिलेटेड बता रहे हो, फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, या तो वो आप बताना चाह रहे हो शब्द में कि भैया मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ या बोल रहा हूँ, या फिर आप टेंस जो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, जो काल पढ़ते हैं, या फिर मूड कि किस तरीके से वो बोलना चाह रहा है स्पीकर, या सिमिलरली कोई पर्सन, नंबर या कोई भी जेंडर, उस पे बेस्ड अगर आपको कोई वर्ड को चेंज करके बोलना होता है, दैट इज व्हाट इज इन्फ्लेक्शन। क्लियर, ऑलराइट। महीने में दूसरी बार उस कष्टकारी छज्जे से यानी बालकनी से कोई मेरे कमरे में घुस आया है और इसीलिए मैं जो हूं मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधक के साथ लड़ने वाला हूं। फाउलर की नजर कमरे की एकमात्र खिड़की पर गई। एक साधारण सी खिड़की थी। बालकनी, मैक्स ने कहा। तो मैक्स शॉक्ड थे कि अच्छा बालकनी भी है यहाँ पर इस रूम में, तो उनको पता नहीं था एंड ही वाज शॉक्ड कि बालकनी से थोड़ी आया हूं मैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नो, अ पास की डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। तो वो बालकनी से नहीं आया था बल्कि वो एक मास्टर की से आए थे। पास की का मतलब क्या होता है, एक मेन चाबी, मास्टर की, जिसे कोई भी दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, भाई मुझे बालकनी के बारे में पता नहीं था, मैं तो उस चाबी से खोल कर आया हूँ इस गेट को।
माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। और अगर मुझे पता होता, मैक्स बोलता है, अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता ना तो मैं ये थोड़ा बहुत जो खतरा था ना उससे बच जाता, यानी मैं बढ़िया बालकनी से चढ़ के आ जाता। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, नॉट माई बालकनी बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। तो ऑसिबल बहुत ही ज्यादा से चिड़चिड़ाते हुए बोलते हैं कि मेरे रूम की बालकनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो मेरे जस्ट बगल में अपार्टमेंट है, जो नेक्स्ट बगल में घर बना हुआ है उसकी बालकनी की, जो मेरे कमरे से बिल्कुल लगी हुई है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेरे कमरे में थोड़ी बालकनी है। तो वैसे इरिटेट होकर बोलता है। सबसे पहले पास की का मीनिंग देखते हैं। पास की इज अ मास्टर की विच इज अ गुप्त चाबी, यानी ऐसी चाबी जो आप कहीं पे भी लगा के यूज कर सकते हो और वो डोर ओपन हो जाएगा। नहीं, एक गुप्त चाबी। बालकनी के बारे में मुझे पता नहीं था, मुझे पता होता तो शायद मुझे कोई परेशानी नहीं होती तुम्हारे कमरे में आने में। ऑसिबल ने अत्यधिक चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, मेरी बालकनी नहीं, अगले अपार्टमेंट से संबंधित बालकनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो अपना पॉइंट क्लियर कर रही है, भैया तुमको भी खिड़की दिख रही है, फाउलर को भी खिड़की दिख रही है, तो बालकनी है किधर? अरे बालकनी बगल में है, जिससे आप खिड़की के थ्रू फिर अंदर आ जाओगे। क्लियर? Glanced explanatorily at Fowler, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. अब ये जो है ऑसिबल फाउलर की तरफ बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे वो उसको समझा रहे हैं, ठीक है। ग्लांस्ड मतलब देखना, एक्सप्लेनेटरीली समझाते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो रूम है ना मेरा, ये जो कमरा है 6th फ्लोर पे, ये एक बहुत बड़े यूनिट का, बहुत बड़े रूम का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, जो अगला रूम है इसके जस्ट बगल में, थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और वहां पर एक दरवाजा है जहां से एक लिविंग रूम हुआ करता था, यानी एक पूरा बड़ा सा ये रूम था। Had the balcony extends under my window now, can get onto it from the empty room 2 doors down. और मेरा अब जो ये जो कमरा है, जो लिविंग रूम हुआ करता था, यहाँ पर एक बालकनी है जो मेरे कमरे की विंडो के नीचे है, ठीक है। एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो, यानी मेरी खिड़की है, खिड़की के बाहर ही नीचे की तरफ बालकनी बनी हुई है। कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यानी 2 दरवाजे नीचे जो रूम है वहां से आप मेरी बालकनी में एंटर कर सकते हो। इस तरीके से बालकनी बनी हुई है। Somebody did last month, management promised to block it off, they have it. तो ये फाउलर को देखकर समझा रहे हैं कि भैया यहाँ पर है ना, पिछले महीने में भी ऐसी कोई हुआ था, लास्ट मंथ, यस, पिछले महीने भी कोई ऐसे ही मेरे रूम में एंटर कर गया था उस बालकनी से, बट अब जो है मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ब्लॉक कर देंगे उस बालकनी को या उस रास्ते को, बट उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, तभी तो मैक्स मेरे रूम में आ गया है। क्लियर? तो वो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि अगर इनको कोई डाउट आए भी मन में कि क्या बालकनी कैसे हुई बालकनी, तो वो पूरा उन्होंने कहानी एक्सप्लेन कर दी। ग्लैंस्ड इज टेक अ ब्रीफ और हरीड लुक, यानी निगाह डालना, किसी पे एक आप नजर डाल रहे हो, ठीक है। वो नजर कैसी थी यहाँ पे? एक्सप्लेनेटरीली, यानी सर्विंग टू एक्सप्लेन, व्याख्यात्मक रूप से, यानी व्याख्या देना चाहते थे, वो समझाना चाहते थे, एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ये बालकनी कहाँ से है। क्लियर? ऑल राइट। फाउलर पर व्याख्यात्मक रूप से देखा, यह कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे से होकर रहने का कमरा हुआ करता था। तो भैया ये जो रूम है, ठीक है, इसी के नीचे 2 रूम्स है, वहां सर ये बालकनी से आप मेरे रूम में एंटर कर सकते हो, वैसे एक्सप्लेन करते हैं। बालकनी थी, अब मेरी खिड़की के नीचे फैली हुई है, 2 दरवाजे नीचे खाली कमरे से उस पर चढ़ सकते हैं, यानी अगर किसी को एंटर करना है तो वो भी समझा रहे वो, ताकि इनको डाउट ना आए कि है मैं बालकनी से एंटर करूंगा कैसे। तो पूरी उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया, ताकि हमको भी ना रहे डाउट कि भाई कैसे कोई बालकनी से एंटर कर पाएगा, और ना मैक्स या फाउलर को कोई भी क्वेरी आए। पिछले महीने किसी ने किया था, प्रबंधन ने इसे बंद करने का वादा किया, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि पिछले महीने भी कोई बालकनी से मेरे रूम में एंटर कर गया था, मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बट वो नहीं कर पाए, इसीलिए मैक्स जो है वो एंटर हो गए हैं। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ausable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. अब होता क्या है, मैक्स जो है, जो दूसरे स्पाई एजेंट है, वो फाउलर की तरफ देखते हैं, फाउलर की तरफ, जो कि कहाँ खड़ा हुआ है? स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो ऑसिबल से ज्यादा दूरी पे नहीं बट थोड़ी दूरी पे खड़े हुए थे, और बिल्कुल एक जगह जमे हुए हो जैसे, क्योंकि वो उनको थोड़ी आदत है बंदूकों की और ऐसे कुछ हो, बिल्कुल खतरे वाली कोई कंडीशन की, तो वो थोड़े ऐसे हो गए कि क्या हो रहा है, तो वो बहुत डर गए हैं, सॉर्ट ऑफ कह लेना चाहिए, ताकि वो प्रूफ हो रहा है, बिकॉज स्टिफली इज एक ही जगह स्थिर खड़े हो, आप हिल ही नहीं रहे हो, तो वो वैसे खड़े हुए थे। एंड मैक्स जो है वो अपनी जो बंदूक है वो उसकी तरफ ऐसे वेव करते हुए, ठीक है, ऐसे कि बैठ जाओ ऐसे करके, ठीक है, तो ये उनके हाथ में बंदूक है और वो स्टाइल मारते हुए उसको बंदूक दिखाते हुए बोलते हैं, वो भी एक कमांडिंग जेस्चर के साथ कि भैया मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, चुप करके फॉलो करो, और वो बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। क्लियर? अब फटाफट से देखते हैं स्टिफली का मीनिंग। सो स्टिफली इज इन अ मैनर दैट इज नॉट रिलैक्स्ड
और फ्रेंडली यानी स्ट्रेट। कोई भी ऐसा आपका बॉडी पोस्चर जिसमें आप बिल्कुल एक जगह खड़े हुए हो, बस जैसे आप जम गए उधर सॉर्ट ऑफ, तो दैट इज व्हाट इज स्टिफली यानी कड़ेपन के साथ। वेव्ड है, मूव टू एंड फ्रो विद अ स्विंग मोशन वाइल रिमेनिंग फिक्स्ड टू वन पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पे आप, जैसे ये बंदूक है, ठीक है, वाह क्या बंदूक है मेरी, तो यहाँ पर ऐसे जैसे ये बंदूक है, अब इसको नहीं हिलाने वाले, अब इसको ऐसे से करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है, सिर्फ ये बंदूक चलेगी। दिस इज व्हाट इज वेविंग मोशन। सो लहराते हुए। कमांडिंग इज हैविंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, एक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने बोला कि ऑर्डर दे रहा हूं, चुप करके बैठ जाओ, ऐसे टाइप का। और जेस्चर इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ बॉडी, स्पेशली अ हैंड और द हेड, टू एक्सप्रेस एन आइडिया और द मीनिंग। किसी भी आइडिया, किसी भी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक जो आपका तरीका है, हाव भाव है, दैट इज व्हाट इज जेस्चर, यानी इशारा करना। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं मैक्स को भी कि तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि ऑसिबल तो ऑलरेडी उस चेयर पे बैठे हुए हैं। मैक्स ने फाउलर की ओर देखा जो ऑसिबल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, और उसने एक प्रभावशाली इशारे के साथ बंदूक को लहराया और कहा कृपया बैठ जाओ। ठीक है, इसके बाद वो ये इसीलिए भी बोलते हैं बैठने के लिए क्योंकि हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर। मैक्स बोलते हैं कि अभी हमें आधा घंटा और वेट करना है। क्यों करना है भैया? क्योंकि अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी। अगर कुछ याद है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ऑसिबल की फोन कॉल पे एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी कि उनको पेपर्स मिलने वाले हैं, राइट। तो वो मैक्स बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अभी आधा घंटा और है जो अपॉइंटमेंट का टाइम है उसमें, तो वैसे ही वेट करना है, तो तुम भी बैठ जाओ। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडीली। तो यहाँ पे भी जोक मार रहे हैं ऑसिबल कि मैक्स बोलते हैं मुझे लगता है ना 30 मिनट्स या आधे घंटे का समय है, तो ऑसिबल बोलते हैं 30 नहीं 31 मिनट्स है, यानी पूरे 31 मिनट है, 1 मिनट कम बोल रहे हो तुम, तो 31 मिनट का समय है हमारे पास अभी। और बहुत ही ऐसे मूडीली बोलते हैं, यानी थोड़े चिड़चिड़ाहट के साथ बोलते हैं। अपॉइंटमेंट 12:30, विश न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो ऑसिबल बोलते हैं कि 31 मिनट्स हैं क्योंकि 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, 12:30 की अपॉइंटमेंट है, और काश मुझे पता होता मैक्स कि तुम्हें पता कैसे चला कि रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है। मैक्स स्माइल्ड ईविली, और मैक्स बहुत ही जैसे विलन टाइप की एक नहीं होता हंसने का तरीका, वैसे ही बहुत ही ऐसे शैतानों टाइप की स्माइल देकर वो बोलते हैं विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, नो हार्म हैज बीन डन, विल गेट इट बैक टुनाइट। तो मैक्स बोलते हैं कि काश मुझे भी पता होता कि तुम्हारे लोगों को पता कैसे चला रिपोर्ट के बारे में, बट ठीक है, मेरा अभी कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, आज रात को मुझे वैसे ही रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। और एकदम से मैक्स बोलते हैं कि ये क्या था और दरवाजे पे कौन है, यानी कि उनको दरवाजे पे खटखटाहट सुनाई देती, किसी ने नॉक किया है, ठीक है, तो वो आवाज उन्हें सुनाई देती, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि कौन है दरवाजे पे। सबसे पहले ईविली का मीनिंग देख लो। ईविली मीन्स मॉरली रॉन्ग और बैड, यानी कि दुष्टता से, यानी सॉर्ट ऑफ दुष्ट स्माइल, ओके, वैसे टाइप की जो मुस्कुराहट है वो दिखाता है कि मतलब आज तो मुझे रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, वो षड्यंत्र टाइप का जो चेहरा होता है वैसा। और फिर वो बोलते हैं कि अभी भी कोई हार्म वाम हुआ नहीं है, मुझे रिपोर्ट वैसी ही मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसी को हिंदी में देखते हैं। सो मैक्स ने कहा आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा पेपर के लिए, तो तुम बैठ जाओ। 31 मिनट ऑसिबल ने कहा कि पूरा आधा घंटा नहीं, पूरे 31 मिनट हैं, पूरे 31 मिनट्स हैं। मिलने का समय 12:30 का तय हुआ था, यानी 12:30 का तय हुआ था। काश पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स, काश मुझे पता चलता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला है मैक्स। तो मैक्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुस्कुराते हैं और कहते हैं काश हमें भी पता होता कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली, बट कोई नुकसान नहीं हुआ है, आज रात को रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी। वो क्या है, दरवाजे पे कौन है, और एकदम से कोई दरवाजा खटखटाता है और वो आवाज सुनकर ये चौंक जाते हैं। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ausible smiled. That will be the police. Thought such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. Told them to check on me to make sure everything was all right. अभी जैसे ही दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो फाउलर जो है वो शॉक हो जाते हैं और एकदम से उचक जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि आप बात करो एकदम से ठक ठक तो आप ऐसे हो जाओगे, दैट इज व्हाट इज चौक जाना। तो फाउलर जो है जैसी आवाज सुनते हैं दरवाजे पे एकदम से वो जंप करते हैं, और फिर ऑसिबल जो है वो मुस्कुराते हुए अपने स्टाइल में जवाब देते हैं और बोलते हैं कि हाँ दरवाजे पे पुलिस होगी। तो डेफिनेटली कोई भी डर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंदूक लेके वो गलत ही है, तभी तो वो पेपर ऐसे ले रहे हैं। तो वो जो है बोलते हैं ऑसिबल की पुलिस होगी, क्योंकि मैंने ही पुलिस के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि क्योंकि मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, तो मैंने सोचा कि भैया कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहिए इन पेपर्स को, ताकि इन्हें कोई चोरी ना कर ले,
क्योंकि पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि कुछ अजीब घटना हो, तो मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और मैंने पुलिस को बोल दिया था कि भैया एक बार आके देख लेना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, हो सकता है मुझे कोई खतरा हो और मैं सही हूँ कि नहीं, ठीक ठाक हूँ कि नहीं, वो आके एक बार पुलिस देख ले, इसीलिए वो आए हैं। मैक्स नर्वस, नॉकिंग वॉज रिपीटेड। मैक्स बहुत चिंतित हो जाता है कि भैया अरे बाप रे पुलिस आ गई, और बार बार दरवाजे पे खटखटा रहा है कोई, यानी पुलिस खटखटा रही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैक्स जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो पुलिस से थोड़ी, वो तो भागेंगे ना, वो थोड़ी पुलिस को बोलेंगे हाँ मैं हूँ गुंडा लेने आया हूँ पेपर, तो क्या कर लोगे, ऐसा थोड़ी है, इतना भी नहीं, अकेले इंसान आया वो, तो वो डेफिनेटली नर्वस है। Ausable asked Max, "What will you do now if I do not answer the door? They will enter anyway. Door is unlocked. Will not hesitate to shoot." तो Ausable जो है वो मैक्स से पूछते हैं, अब तुम क्या करोगे? अब तो पुलिस आ गई, अब तुम क्या करोगे? If I do not answer the door, अगर मैं आंसर द डोर का मतलब क्या होता है? दरवाजा खोलना। अगर कोई नॉक कर रहा है तो आप आंसर कैसे करोगे? आप दरवाजा खोलोगे, या फिर आप कुछ अंदर से बोल दोगे कि हाँ ठीक है मैं ओपन कर रहा हूँ, है ना। तो अगर ऑसिबल बोलते हैं कि मैं जब तक जवाब नहीं दूंगा या मैं गेट नहीं खोलूंगा, वो वैसे भी अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि पुलिस को लगेगा कुछ गड़बड़ है, जवाब नहीं आ रहा है, तो वो दरवाजा तोड़ के आ जाएंगे। डोर इज अनलॉक्ड, अरे बाप रे, दरवाजा तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, दरवाजा पहले से ही अनलॉक्ड है, डोर लॉक्ड ही नहीं था। तो क्योंकि उनने जैसे देखो दरवाजा लगाया था, लाइट ऑन की थी और सामने मैक्स से, तो दरवाजा बंद करने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो बोलते हैं कि दरवाजा वैसे ही खुला हुआ है, और पुलिस जो है वो बिल्कुल भी हिचकिचाएगी नहीं, अगर उन्हें कुछ अजीब दिखेगा तो वो शूट भी कर देगी, यानी तुम्हें गोली मार देगी। तो ऐसे उन्होंने फाउलर को समझाया, अब तुम करोगे क्या, अब तो तुम फंस गए, मैक्स को समझाया। क्लियर? ओके। हेजिटेट का मतलब है टू बी रिलक्टेंट और वेट टू एक्ट बिकॉज ऑफ फियर, इंडिसिजन और डिसइंक्लिनेशन, यानी हिचकिचाना। ठीक है, हमने इसके बारे में द थीफ स्टोरी में भी पढ़ा था। हेजिटेट करते हैं वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में, ट्रेन में बैठने में, दैट इज व्हाट इज हिचकिचाना या झिझक दिखाना। क्लियर? ओके। फाउलर दरवाजे की खड़खड़ाहट पर चौंक गया। ऑसिबल मुस्कुराया, वह पुलिस होगी। अभी फाउलर भी एकदम से शॉक्ड हो गया कि अरे ये क्या बज रहा है, दरवाजा वगैरह, और ऑसिबल जो है वो एकदम से मुस्कुराते हैं। वह पुलिस होगी। सोचा कि कितना महत्वपूर्ण कागज जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, या मुझ पर जांच करने के लिए मैंने पुलिस को कहा था। मैक्स परेशान हो जाता है और दस्तक बार बार दोहराई जाती है, यानी बार बार कोई डोर पे नॉक कर रहा है। ऑसिबल ने मैक्स से पूछा, अब आप क्या करोगे? अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो वैसे भी पुलिस जो है वो रूम में प्रवेश कर लेगी, तो अब तुम क्या करने वाले हो? अब क्या कर सकते हो? पुलिस आ गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, दरवाजा वैसे भी खुला है, तो गोली मारने में पुलिस बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी, वो तुम्हें शूट कर देगी। ठीक है। Mac's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. अभी ये जो मैक्स है उसका चेहरा गुस्से से लोगों का लाल हो जाता है, इनका काला हो गया है। ठीक है, ऐसे दिया यहाँ पे, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे कौन? मैक्स। एंड ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अभी वो क्या करते हैं, वो जो विंडो है ना, जो खिड़की जिधर पे बालकनी बताई है ऑसिबल ने, तो वहां पर पीछे पीछे फटाफट से स्पीड में पीछे पीछे चले आते हैं उस खिड़की की तरफ, ताकि वो वहां पर छुप जाए। ठीक है, तो वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं कि तुमने पुलिस को बुलाया, और वो विंडो की तरफ पहुंचते हैं। Swung a leg over the sill, warned, send them away, will wait on the balcony, send them away or will shoot. और फिर एकदम से वो क्या करता है, अपना एक पैर बालकनी के उस तरफ या खिड़की के उस तरफ करता है वहां पे। ठीक है, एक पैर रूम में है, एक पैर खिड़की की तरफ है, और वहां पर अपना पैर रखने के बाद इनको वार्निंग देता है कि पुलिस को वापस भेज दो, सेंड देम अवे, विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में तब तक थोड़ी देर वेट करूंगा, तब तक तुम पुलिस को भेज देना, सेंड देम अवे और विल शूट, अगर तुम पुलिस को नहीं भेजोगे वापस तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। Knocking at the door became louder and a voice was raised. एकदम से और तेज खटखटाने लगे दरवाजे पे कोई, जो भी पुलिस थी, और एक आवाज आई। आवाज क्या थी? मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, यानी सच में कोई ऑसिबल के बारे में पूछ रहा था। तो मैक्स जो है वो बिल्कुल एक क्या बोलूं 100% श्योर हो गए कि डेफिनेटली ऑसिबल को चेक करने ही आएगी ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो जैसी आवाज सुनते हैं मिस्टर ऑसिबल, और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, तो वो जाके बालकनी में छुपने वाले हैं जब तक ये पुलिस को भेज नहीं देते। अब फटाफट से देख लेते हैं स्विफ्टली और सिल का मीनिंग। स्विफ्टली मीन्स मूविंग और केपेबल ऑफ मूविंग विद ग्रेट स्पीड और वेलोसिटी, फ्लीट और रैपिड, यानी तेजी से वो पीछे की तरफ गए, विंडो की तरफ। सिल क्या है? स्पेस एट द बॉटम ऑफ द विंडो, जिसे दहली कहते हैं। ठीक है, तो जो खिड़की होती है ना उसकी बिल्कुल बाहर की तरफ एक एरिया होता है, उसको सिल कहते हैं। अभी फोटो भी दिखा दूंगी मैं आपको सो दैट इट बिकम्स क्लियर। सो मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया था और वह तेजी से खिड़की की ओर
बढ़ा। दहली पर एक पैर घुमाया और चेतावनी दी, उन्हें दूर भेज दो, यानी पुलिस को भेज दो। बालकनी पर प्रतीक्षा करूंगा, यानी मैं बालकनी में तब तक वेट करूंगा जब तक तुम पुलिस को भेज नहीं देते हो। उन्हें भेज दो या फिर मैं गोली मार दूंगा। दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई और आवाज आई, श्री ऑसिबल, यानी मिस्टर ऑसिबल। वो चिल्लाने लगे और इससे क्या हो गया, और श्योरिटी हो गई कि डेफिनेटली कोई मिस्टर ऑसिबल के बारे में पूछने ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको सिल बता देती हूँ। ये देखो, ये विंडो का पोर्शन होता है, ये जो बाहरी हिस्सा है ना, इसको सिल कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जहां पर क्या किया, ये देखो, ये खिड़की है, उसने एक पैर खिड़की की तरफ बाहर कर लिया है और एक कमरे में ही पैर है, और वो बंदूक दिखाते हुए बोल रहा है कि तुम वापस भेज दो पुलिस को, और तब तक मैं बालकनी, जो भी उधर बालकनी है वहां पर छुप के बैठ जाऊंगा। इजीली क्लियर हो गया सिल क्या है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि उसने अपनी बॉडी को ट्विस्टेड रखा है। देखो, इधर पे आधी बॉडी, इधर पे घुमा हुआ चेहरा, तो ट्विस्ट ही हो गया ना, टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसे ट्विस्ट करते हुए अपनी बॉडी को रखा है, क्यों? ताकि उसकी जो गन है, जो बंदूक है, वो ऑसिबल और जो उनका गेस्ट है फाउलर, वो दोनों की तरफ पॉइंट करके रखे, यानी कि बिल्कुल ऐसे रखी हुई है कि अगर वो कुछ चालाकी दिखाए तो उसको शूट कर दे, यहाँ फाउलर यहाँ पे चालाकी दिखाए तो उन्हें शूट कर दे। तो इस तरीके से ट्विस्ट करके वो बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वो गिर न जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ का जो फ्रेम है उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है। तो टाइटली एक तरफ से पकड़ा हुआ है विंडो के फ्रेम को, साथ ही साथ दूसरी तरफ उन्होंने बंदूक पॉइंट करके रखी हुई है ताकि वो उड़ा दें किसको, ऑसिबल को या फिर फाउलर को, अगर उन्होंने कुछ भी चीज की तो। ठीक है, ऑलराइट। देन ही swung his other leg up and over the window sill, और फिर ऐसे पॉइंट करते करते अपना दूसरा पैर भी वो इसके ऊपर करेंगे, सिल के ऊपर, और फिर वो नीचे जाके छुप जाएंगे। क्लियर? और अब इसे हिंदी में पढ़ते हैं। सो अपने शरीर को मोड़ते हुए ताकि उसकी बंदूक अभी भी उस मोटे आदमी यानी कि ऑसिबल और उसके मेहमान यानी कि फाउलर पर निशाना बनाए रखे। खिड़की पर खड़े आदमी को ने खुद को सहारा देने के लिए फ्रेम को अपने खाली हाथ से पकड़ लिया। तो एक हाथ से फ्रेम पकड़ा है, एक हाथ से बंदूक तान के रखी हुई है ऑसिबल और फाउलर पे, और उनको धमकी दे रहे हैं कि पुलिस को भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर उसने अपना दूसरा पैर खिड़की के ऊपर घुमाया, यानी अब वो पूरा रेडी है। एक पैर तो उसका था ही खिड़की के उस पार, अब दूसरा पैर भी वो खिड़की के दूसरी तरफ लेके जा रहा है ताकि वो बालकनी में जाके छुप जाए। क्लियर? द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly। अब होता क्या है, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा है, भैया कोई नहीं खोल रहा है, तो अब जो डोर नॉब होता है ना, आपने कभी देखा होगा ऐसे होटल वगैरह रूम्स में या कई घरों में भी ऐसे गोल्ड कलर का नॉब होता है, उसको पकड़ते हैं, उसको ऐसे टर्न करते हैं तो डोर खुल जाता है, राइट? सो वो डोर नॉब जो है वो मूव करता है, यानी कि जो भी पर्सन है दरवाजे के बाहर वो अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखकर तो भैया जो ये मैक्स है वो डर गए, तो बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही स्पीड में मैक्स ने जिस एक हाथ से वो फ्रेम को पकड़ा हुआ था वो भी छोड़ दिया ताकि वो बालकनी में नीचे बैठ जाए। जैसे ही उसने अपने आप को फ्री किया और वो बालकनी में नीचे कूदने लगा, एकदम से उसके गिरने की आवाज आई और उसने बहुत तेज चीखा, जैसे कि वो बहुत नीचे कहीं पे गिर गया हो। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses। जैसे ही डोर खुला, कोई पुलिस नहीं आई, बल्कि एक वेटर था जो आया, जिसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room। तो वो वेटर बोलता है ऑसिबल को, सर ये रही वो ड्रिंक जो आपने वापसी में आते हुए ऑर्डर किया था कि भैया मेरे रूम में भिजवा देना, और फटाफट से उसने ट्रे रखी। ठीक है, बहुत ही नीट तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सब करते हैं। ठीक है, अगर होटल स्पेसिफिकली अगर आप 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में कभी गए हो तो दे आर लाइक बहुत ही इज्जत से वो रखते हैं चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे पेपर रखेंगे, जो भी नैपकिन वगैरह है, फिर प्यार से बॉटल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई कि बहुत ही नीट तरीके से उसने उस बॉटल को और ट्रे को टेबल पे रख दिया। अनकॉक द बॉटल, यानी कि ये जो उसमें क्लोज होगा ना, ये जो कॉक लगा हुआ होगा, उसको कॉक को निकाला ताकि वो बॉटल से ड्रिंक जो है वो सर्व कर पाए, और फिर रूम छोड़कर चले गए। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। तो एकदम से फाउलर का चेहरा बिल्कुल रंग ही उतर गया उसके चेहरे से। वाइट फेस यानी उसको समझ नहीं आया है क्या, अभी बोल रहे थे पुलिस है, यहाँ तो कोई वेटर था, है ना? सो उसका चेहरे पे से रंग उतर गया और वो एकदम से स्टेयर करते हुए देखने लगा उस वेटर को।
जो जा रहा था, और एकदम से स्टैमर करके बोलता है, हकलाते हुए बोलता है, बट पुलिस, यानी कि पुलिस तो थी नहीं है, ये तो सिर्फ वेटर था। अभी सबसे पहले श्रीली और डेफली अनकॉक्ड और स्टैमर का मीनिंग देख लो। श्रीली मीन्स पियर्सिंगली इन अ हाई पिच, श्रीली का मतलब बहुत ही तीखी चुभती हुई आवाज। डेफली इन अ वे दैट इज नीटली स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट, यानी बहुत क्विकली और बहुत ही जल्दी से साफ सुथरे तरीके से चतुराई से कोई काम होता है, दैट इज व्हाट इज डेफली। अनकॉक्ड का मतलब, अनकॉक्ड मीन्स ओपन, यानी कि खोल देना। तो किसी भी चीज, जैसे बॉटल है वो बंद थी, उसको खोल रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज अनकॉक्ड। और स्टैमर्ड इज स्पोक विथ हॉल्स, यानी जो रुक रुक कर हकला के बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट इज स्टैमरिंग। तो ऐसे रुक रुक कर बोलता है वो कि है पुलिस, यानी वो पुलिस नहीं थी, ये तो वेटर था जो आया। सो दरवाजे की हत्ती मुड़ गई और तेजी से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का दिया ताकि वह खुद को दहली से मुक्त कर सके और बालकनी में जाकर गिर जाए, यानी कि बैठ जाए। और फिर जैसे ही वह गिरा, वह एक बार जोर से चिल्लाया, उसकी चीख निकल गई जैसे ही वो बालकनी में गया। दरवाजा खुला और एक वेटर, एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लास के साथ खड़ा था। तो कोई पुलिस नहीं आई। जैसे गेट खुला, वो वेटर आया एक बोतल और 2 ग्लासेस के साथ। उसने कहा, यह वह ड्रिंक है जिसे आपने वापस आने पर ऑर्डर किया था, और ट्रे को टेबल पर रख दिया। चतुराई से बोतल को खोल दिया और कमरे से वो चला गया। तो भैया वो अपना काम करके सर्व कर चीज को सही जगह पे रख के चला गया। फाउलर उसे घूरता रहा और फिर हकलाते हुए बोला, पुलिस, यानी कि पुलिस तो थी नहीं है, ये तो वेटर था। अब इस पे ऑसिबल देखते हैं क्या बोलेंगे। There were no police, ऑसिबल साइड, only Henry whom I was expecting। तो ऑसिबल बोलते हैं कोई पुलिस नहीं थी, मुझे पता था कि सिर्फ हेनरी आने वाला है। हेनरी मतलब ये वेटर जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया वो आएगा और जो ड्रिंक मैंने ऑर्डर की थी वो देके जाएगा। यानी ऑसिबल को पहले से ही पता था कोई पुलिस नहीं है, उसने बस फाउलर को, सॉरी मैक्स को उल्लू बनाने के लिए बोला कि भैया पुलिस है दरवाजे पर। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगैन। तो फाउलर वाज लाइक, अगर ये पुलिस नहीं आई थी तो मतलब वो जो इंसान बालकनी में है मैक्स, अब वो नहीं बाहर आ जाएगा बंदूक लेकर, यानी कुछ ऐसे करके उसके प्रश्न होने लगे भैया फाउलर के। तो ऑसिबल बोलते हैं, नो सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न, बिल्कुल भी नहीं, मैक्स अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्यों? यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, क्योंकि इस रूम में कोई बालकनी है ही नहीं। यानी कि वो बालकनी में नहीं गिरा, वो 6th फ्लोर से सीधे जमीन पे जाके गिरा है। यानी कि मैक्स जो है, ऐसा लगेगा कि मैक्स ने सुसाइड की है या मैक्स का मर्डर हुआ है, व्हाटसोएवर, आगे जाके बताया नहीं है। बट मैक्स जो है वो हमेशा के लिए जिंदगी से ही चला गया, प्लैनेट अर्थ से ही चला गया, यानी कि ही वॉज डेड। ठीक है, सो यहाँ जो ये ऑसिबल ने ये जो बोला ना सब कुछ, बालकनी है, बगल वाले रूम से पिछले महीने में भी कोई आ गया था, मैनेजमेंट से लड़ाई करूंगा, अभी पुलिस है, ये सब उसकी प्लानिंग थी जो उसने उस वक्त अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए ये कहानी बनाई ताकि वो मैक्स से खुद को, उन पेपर्स को और ऑब्वियसली फाउलर को भी बचा सके। सो दिस इज हाउ ऑसिबल, भले दिखने में नहीं है वो डिटेक्टिव एजेंट स्पाई जैसा, बट दिमाग बहुत है उसमें, बुद्धि बहुत तेज चलती है उनकी, और इसी तरीके से एक षड्यंत्र रचकर, एक अलग ही कहानी बनाकर उन्होंने खुद को मैक्स से बचा लिया। ठीक है, चलो सबसे पहले साइड का मीनिंग देख लो। साइड मीन्स टू लेट आउट वंस ब्रेथ ऑडिबली एज फ्रॉम सॉरो, वेरीनेस और रिलीफ। जैसे आप कभी बहुत सारी स्टेयर्स क्लाइंब करके कहीं पे जाओ और आपको लगता है बस अब मैं पहुंच गए, यू बी लाइक पहुंच गए, ऐसे टाइप का जो होता है ना रिलैक्स्ड वाला जो आप सांस छोड़ते हो, दैट इज व्हाट इज साई। सो गहरी सांस लेकर और ऑब्वियसली यू लेट इट आउट। क्लियर? ऑलराइट। ऑसिबल ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, केवल हेनरी है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि भैया हेनरी आएगा और ड्रिंक देके जाएगा। फाउलर ने कहा, लेकिन क्या वह आदमी बालकनी से वापस नहीं आएगा? तो ऑसिबल ने कहा, नहीं, वह वापस कभी भी नहीं आएगा। तुम देखो मेरे युवा मित्र, यहाँ कोई भी छज्जा या बालकनी है ही नहीं। तो ले दे के ये जो ऑसिबल हैं, इन्हें पता था कि भैया मैंने ड्रिंक ऑर्डर की है तो वेटर तो आने ही वाला है किसी ने भी मोमेंट पे। ठीक है, वो अच्छी बात है, उसका टाइमिंग अच्छा था। अब ये जो मैक्स है वो उनको ये बोलते कि नहीं बस तुम निकल जाओ या फाइट वाइट होती तो क्या मतलब, दिमाग यूज करना चाहिए, राइट? तो उन्होंने पूरा प्लॉट रचा कि मेरे यहाँ पर बालकनी में पिछली बार भी कोई एंटर कर गया था, यहाँ पे बालकनी है, इस अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, ताकि ये भी ना हो कि यहाँ तो विंडो है बालकनी किधर है। दूसरी बात, वेटर का राइट टाइम पे नॉक करना और ये बोलना कि वो वेटर नहीं वो पुलिस है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें उन्होंने राइट टाइम पे अपना दिमाग यूज किया, और वही आपको सिखाया गया स्टोरी में कि भाई सही वक्त पे बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी चैलेंज आ सकता है। अभी आप उससे डर जाओ या फिर उसे समझदारी से हैंडल कर लो, वो आपके हाथ में। डर जाओगे तो डेफिनेटली सब कुछ खो दोगे, कुछ नहीं मिलने वाला एज अ एंड रिजल्ट। बट डेफिनेटली अगर अपना दिमाग इस्तेमाल कर उसको थोड़ा डील कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है और आपके सामने एक सही रिजल्ट आ जाएगा। डन? ऑलराइट, चलो फटाफट से देखते हैं चैप्टर से आपको सीखने
को क्या मिलता है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, नेवर पैनिक, इंस्टेड फेस द सिचुएशन विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके सामने अगर कुछ डिफिकल्ट आ जाए ना तो वैसे घबरा जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होते, छोटे छोटे चैलेंजेस है, कई बड़े चैलेंजेस आते हैं लाइफ में और लोग उसके साथ डील कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ है तो चैलेंजेस तो होंगे, हमेशा थोड़ी सब कुछ अच्छा होगा, राइट। सो कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उस वक्त सही डिसीजन लेना है। वी शुड बी काम एंड कंपोज इन एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। जो भी अपनी एक दिमाग को शांत रखता है ना, जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, गुस्से में नहीं आ जाता है, भड़कता नहीं है, इरिटेट नहीं होता है, वही आगे बढ़ता है। क्योंकि आप कभी भी देखना, अगर आपको गुस्सा आता है ना, आप ज्यादातर कुछ चीजें तो भूल ही जाते हो करना, साथ ही साथ या तो गलत डिसीजन ले लेते हो। और वहीं अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में आप थोड़ी दिमाग को शांत रखें, थोड़ा ऐसे सोचें कि चलो ठीक है, अब आ गई सिचुएशन तो डील तो करना ही है, तो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा अप्रोच लोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। और गुस्सा दिखाओगे, इरिटेट होगे तो खुद का ही नुकसान करने वाले हो। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, सो वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड डील विद द सिचुएशन ब्रेवली। यानी भाई जिंदगी है तो चैलेंजेस होंगे, तो कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना है कि बस अब नहीं होगा, अब क्विट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कभी गिव अप नहीं करना है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, कई लोग बोल सकते हैं आपको तो क्या, आप तो बोल देते हो, ऐसा थोड़ी होता है। भाई सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, इवन आई फेस चैलेंजेस, बट अगर मैं ये बोलूँ कि अब होगा ही नहीं भाई, रहने दो, क्या ही है, अब इतना सारा तो हम झेल ही रहे हैं जिंदगी में, अभी और झेलें क्या, ऐसे नहीं होता है। यू शुड नॉट लाइक कीप क्राइंग, आपको उसमें आगे बढ़ना है, फेस तो करना ही है। और क्या करोगे तो क्यों ना खुशी खुशी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करो। सो हमेशा बहुत ही क्लेवरली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, चालाकी से, ना कि बेवकूफ़ी करते हुए या गुस्सा दिखाते हुए। डन, ओके, चलिए अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं, फिर चैप्टर एंड करेंगे। सो घबराए नहीं, बल्कि मन की उपस्थिति से स्थिति का सामना करें। हमेशा मन की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत बहुत जरूरी है। हमें जीवन की हर कठिन परिस्थिति में शांत और संयमित रहना चाहिए। अगेन बहुत कम लोग हैं जो इस पॉइंट को फॉलो करते हैं, बट जो करते हैं ना हमेशा खुश रहते हैं। थर्ड है, जीवन चुनौतियों से भरा है, इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें स्थिति में चतुराई से निपटना चाहिए। यानी कि लाइफ में आए हो तो चैलेंजेस आएंगे और उससे निपटना बहुत ज़रूरी है, उससे निपटना, राइट। बट वो चीज़ अगर आप एक चतुराई से, एक स्थिरता से करोगे तो फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपको उसका एक क्या बोलूँ मैं, एक तरीका मिल जाएगा आपको हाउ टू डील विद इट। अदरवाइज सिर्फ सोचते रह जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। डन। सो इस तरीके से बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट था कि बेचारा मैक्स गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका, बट हाँ ऑसिबल का भी दिमाग है जिसकी यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि भाई ऐसे यूज करते हैं दिमाग को। साथ ही साथ फाउलर भी बड़ा खुश हो गया होगा कि चलो मैं ऐसी कहानी लिखूंगा जो बढ़िया मतलब चलने वाली है। सो तीनों का काम हो गया, ठीक है, और हमें भी बड़ा मजा आया स्टोरी पढ़कर। साथ ही साथ ये सारी चीजें प्लीज यूज करना स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में। डन, ऑलराइट, चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं वेबसाइट के बारे में। तो देखो, अगर ये वीडियो देखा है, वैसे ही सारे वीडियोस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, वो भी बहुत कम समय में, तो प्लीज वेबसाइट जरूर विजिट करो। उसके लिए आपको बस गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इसी पेज पे आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं जो भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम का वीडियो, हिंदी मीडियम का वीडियो, आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, किसी से भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना, बस एक बार उस पर क्लिक कर दो। सपोज आपको हिंदी मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक करो, आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी, उस क्लास पे क्लिक करो जिसके सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो। सपोज आप क्लास 10th में हो, आपने क्लिक किया, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ गए। अब उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसके टॉपिक्स देखना चाहते हो। सपोज फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है इंग्लिश की, आपने उस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे चैप्टर्स आएंगे, उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका भी वीडियो देखना चाहते हो। सपोज यू वांट टू वॉच अमांडा पोएम का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, क्या करोगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में गिवन है अमांडा, क्लिक करो, आपको पोएम का नाम मिलेगा, क्लिक करना और वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, जस्ट बाय फ्यू क्लिक। सो डेफिनेटली वेबसाइट बेस्ट ऑप्शन है, एक बार विजिट करना तो बनता है। डन, ऑलराइट। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इफ इन केस कोई भी डाउट है, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना ताकि मैं उसे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में हैंडल कर पाऊँ। क्लियर, ऑलराइट। तो चलिए अब बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।